नमस्कार दोस्तों, मैं धुरंधर 2 देखकर आ गया हूँ। धुरंधर द रिवेंज फिल्म देखकर अभी लौटा। शाम के 5 बजे का शो था, देर से शुरू हुआ। और जब फिल्म देखने जा रहा था उससे पहले ये खबर आ चुकी थी कि साउथ में खास तौर पे दो जगह का तो क्लियर हो गया कि मलयालम और कन्नड़ के जो शो थे डब धुरंधर 2 के, वो थर्सडे मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिए गए। ये खबर थी कि कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों के जो शो प्रीव्यू हैं, पेड प्रीव्यू जो हैं, वो नहीं होने जा रहे हैं। हिंदी का भी ये था कि डिले होगा शो, और वो हुआ। मैंने बोईसर में फिल्म देखी, तो जो 5 बजे का शो था वो 6 बजे शुरू हुआ। तो फिल्म मैं बात करना शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे ये कह दूंगा कि भाई, अगर आप फिल्म देखना ही चाहते हैं, आपने तय कर लिया है कि आपको ये फिल्म देखना ही है, तो फिर आप मेरा क्या, आप किसी का भी रिव्यू मत देखिएगा। आप खुद जाकर फिल्म देखकर आइएगा, उसके बाद जो है किसी के रिव्यू देखिएगा या किसी की सलाह लीजिएगा। तो आपने मन बना लिया है तो बिल्कुल आप रिव्यू ना देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं रिव्यू में बोलते हुए, स्पॉयलर्स जैसे भी आ सकते हैं। क्योंकि कई सवाल थे धुरंधर जब हमने देखी थी उस समय कि ये कौन है, ये क्या है, सिचुएशन कैसी बनेगी, तो वो सारी चीजें, बैक स्टोरी रणवीर सिंह की, तो ये सारी चीजें जो है अपने आप जब हम रिव्यू को लेकर बात करेंगे इस फिल्म के, तो वो आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको ये फिल्म देखनी ही है, तो फिर आप इस रिव्यू को, क्या किसी भी रिव्यू को मत देखिएगा और सीधे जाके फिल्म देखिएगा। और फिल्म देखने के बाद फिर आप कोई रिव्यू देखिएगा। क्योंकि या तो ये हो सकता है कि भाई आपका थोड़ा मजा खराब हो फिल्म में, या फिर किसी की राय जो है आपको पसंद नहीं आएगी। क्योंकि एक बात तो तय है, जिसने धुरंधर देखी थी, मुझे लगता है 90-95% लोगों को वो फिल्म पसंद आई थी। तो होता यही है कि जब हमको कोई फिल्म पसंद आती है तो उसके ऑरा में हम जो है दूसरी फिल्म देखने के लिए जाते हैं। तो अगर हमारे देखने से पहले उसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएं जो हमारी पहली फिल्म का जो इंप्रेशन है उससे मान लीजिए मेल नहीं खाते हैं, या हमने जो दिमाग में बना रखा है रिव्यू उस तरह की बात नहीं कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा हर्ट होता है। तो फिर आप रिव्यू करने वाले को भी कहेंगे ये क्या बोल रहा है, जबकि आपने फिल्म ही नहीं देखी है। तो मेरा काम है, जो मैंने फिल्म में देखा, जो मैंने महसूस किया, वो आप तक बताऊं। तो इसीलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि कुछ स्पॉइलर्स भी आ सकते हैं, और कुछ ऐसे ओपिनियन भी हो सकते हैं जो आपको लगे कि यार ये क्या बात है, हम तो ऐसा नहीं सोचते। तो फिल्म देखिएगा तब सोचिएगा ना। तो जब मैं जो देख के आया हूँ वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो 5 बजे का शो जो था वो 6 बजे शुरू हुआ यहाँ बोईसर में। और यहाँ क्या, बहुत सारी जगहों पर, मुंबई में भी मैं अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रहा था, पत्रकारों से बात कर रहा था, तो लगभग सभी के यहाँ पर कम से कम आधा घंटा लेट तो था ही। फिर उसके बाद चीजें होती गई, और होते होते जो है वो 1 घंटे के आसपास सबके रिव्यू, फिल्म जो है चालू हो गई 6 बजे के आसपास। और लंबी फिल्म है, 3 घंटे 55 मिनट, मतलब अच्छा खासा समय लेगी आपका। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो है, फिल्म जहां पर खत्म हुई थी लास्ट फिल्म, ये आप कह सकते हैं कि उस जगह से शुरू नहीं होती है। क्योंकि पिछली फिल्म जहां खत्म हुई थी धुरंधर, तो वहां पे डायरेक्टर ने हमको कुछ अगली फिल्म के कुछ ग्लिम्स दिखाए थे, कुछ शॉट्स दिखाए थे, और उसमें ये चीज सबसे खास निकल कर आ रही थी कि जो हमजा है वो असल में जसकीरत सिंह रांगी है, पंजाब का लड़का है। तो सबसे बड़ी बात ये आई थी कि भाई ये जो पंजाब का लड़का है, जिसके सीन हमने लास्ट में देखे थे, ये कौन है। हमने देखा था वो जेल में भी है, जेल से निकला है, क्या मामला है। तो वो जो बैक स्टोरी जसकीरत की है, वहां से ये फिल्म शुरू होती है और आपको बताती है कि भाई कैसे उसके परिवार पर अत्याचार हुआ, किसने किया, वो सारी चीजें, फिर क्या मामला हुआ, कैसे उसने उस मामले को निपटाया, फिर उसको, मतलब कितना भयंकर था, मतलब ये सारी चीजें। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको स्पॉइलर नहीं के बराबर दूं, लेकिन जब फिल्म की बात आएगी तो स्टोरी लाइन की बात कहीं ना कहीं आएगी। तो किस तरह से वो जो जसकीरत है उसको जेल होती है, लेकिन फिर क्या घटना होती है कि वो जेल से बाहर निकला जाता है, निकाला जाता है, और फिर उसको जो है एक स्पाई के रूप में, इंडियन जो आप कह सकते हैं कि जो खुफिया ऑफिशियल्स हैं, या जो देश की सुरक्षा की बात सोचते हैं, वो उसको पाकिस्तान भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे मिशन पर हो। क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह से आतंकवाद जो है प्रायोजित है, वो हम सभी जानते हैं और दशकों से देख रहे हैं। तो फिर जसकीरत जो है वहां पर हमजा बनकर गया है, और फिर जो सारी चीजें, तो फिल्म जो है फिर उसके पाकिस्तान जाने के साथ वहां शिफ्ट हो जाती है। अब रहमान डकैत की मौत हुई थी आखिर में, वो मारा गया था। तो पाकिस्तान के लियारी में, कराची के लियारी में जब धुरंधर 2 शिफ्ट होती है, तो फिर पूरा दिखा। यहां पर संजय दत्त का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लियारी का जो माफिया था, अंडरवर्ल्ड कह लें, माफिया कह लें, उसको निपटाने में जो चौधरी असलम, जो किरदार जो है संजय दत्त निभा रहे हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था।
तो फिर वहां पर संजय दत्त एक इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं और फिर वो दिखाया गया कि भाई अक्षय खन्ना ने जो रोल निभाया था, तो किस तरह से उसकी मौत के बाद में जो है, रहमान की मौत के बाद में फिर असलम चौधरी टेक ओवर करते हैं और वहां सफाया होता है। इस बीच जो है रहमान की जगह जो है वो उनका छोटा भाई लेता है, लेकिन फिर लाइन में जो है वो हीरो भी है हमारा हमजा। तो कैसे फिर कहानी बदल, मैं आपको कहानी नहीं बताता हूं, किस तरह से वो चीजों को टेक ओवर करता है, किस तरह से घटनाएं होती, फाइनली जो वो पूरा गैंग होता है उसकी कमान जो है वो हमजा के हाथों में आ जाती। अब इसके बाद में जब हमजा के हाथों में आती तो लोगों में शक भी पैदा होता है। फिल्मी कहानियों में आमतौर पर होता है कि यार ये किस तरह से चीजें हो रही है, वो मारा गया तो ये वहां था, वो मारा गया तो वहां था, इस तरह से डॉट्स जो है वो कनेक्ट होने लगते हैं। तो फिर जो चौधरी असलम है उनका असिस्टेंट उनको जब ये चीजें कहता है तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये बात पहले बतानी थी और नजर रखी जानी चाहिए। फिर जैसे हमारे यहाँ पर गाड़ी पलटती है तो अपराधी मारा जाता है, तो उसी तरह से उस फिल्म में बताया गया कि किस तरह से चौधरी असलम जो है एक मिशन पर निकले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कम से कम स्पॉइलर दूं, और किस तरह से मतलब फिर वो नहीं रहते, फिर मैं आपको नहीं बताता हूं। तो यहां से संजय दत्त का जब रोल खत्म होता है तो सीन में नेक्स्ट कैरेक्टर जो एंटर करता है इंपॉर्टेंट है, वो है अर्जुन रामपाल का। अर्जुन रामपाल को आपने मेजर इकबाल के रोल में देखा है, जो आईएसआई का चीफ है और उसके बाद में तमाम आतंकियों को वो कहीं एक तरीके से मैनेज भी करता है, लीड भी करता है, गाइड भी करता है। वो परेशान होता है और इधर जो है हमजा जो है वो लगातार जो है तमाम सफाया करता रहता है जिस मिशन पे आया है। मगर जैसे मैंने कहा कि शक के बीज पड़ जाते हैं और फिर चीजें आगे बढ़ती हैं और एक बड़े क्लाइमेक्स की तरफ फिल्म पहुंचती है। तो ये पूरा मामला जो है आपको धुरंधर 2 में देखने मिलेगा, लेकिन कहानी में कुछ कुछ ट्विस्ट भी हैं और वो ट्विस्ट जो है आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकते हैं और आपको ये भी लग सकता है कि अरे कहानी तो किसी ट्रैक पे जा रही थी, ये ट्विस्ट तो किसी और तरीके से आ गया है इसमें। तो ये सारा मामला चलता रहा। इन सब के बीच में सारा अर्जुन जो हमजा जो रणवीर सिंह निभा रहे हैं उनके एलिना के रोल में है वो, तो उनकी पत्नी के रोल में उनका कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत थोड़ा सा रह गया। आपको वेट करना पड़ता है, जब फर्स्ट हाफ में फिल्म शुरू होती है और सारे कैरेक्टर आ जाते हैं एक के बाद एक जितने धुरंधर में थे, लेकिन आपको सारा कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, आपको वेट करना पड़ता है। दरअसल इस फिल्म में वो एकमात्र फीमेल कैरेक्टर है जो पर्दे पर नजर आता है। दूसरा यामी गौतम जिनका कैमियो है वो आप खबरों में जान ही चुके हैं। पूरी फिल्म जो है आप कह सकते हैं कि मेल आर्टिस्ट, मेल कैरेक्टर से भरी हुई है। इक्का दुक्का सीन में कभी किसी की पत्नी चाय लेके आती हुई, कभी टेबल पे खाना खाते हुए दिखा दिया, वो अलग बात है। उनके डायलॉग्स नहीं के बराबर है, वो ऑलमोस्ट नहीं है। पूरी फिल्म जो है ये पुरुषों से भरी हुई है। तो इसमें एकमात्र जो थोड़ा सा जिनका प्रेजेंस नजर आता है सारा अर्जुन, वो दिखती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुश्किल से 3 या 4 सीन है और इक्का दुक्का सीन आपको लगेगा कि इसकी कहानी में जरूरत है, अदरवाइज आप कहेंगे कि उनकी कोई जरूरत नहीं भी थी तो भी काम चल जाता। मगर ठीक है, क्योंकि वो हमजा की वाइफ है तो इस कहानी में उनको आना ही था, आती है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो राकेश बेदी का है। राकेश बेदी मैं आपसे कहूंगा कि इस फिल्म की जान है सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में जो काम अक्षय खन्ना ने किया था, मतलब वो तो अद्भुत है, याद रखा जाएगा खूब। सेकेंड पार्ट में उनकी जगह जो है आप कह सकते हैं कि राकेश बेदी ने ले ली। लेकिन जो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था रहमान डकैत वाला, वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट था कहानी में और एक तरीके से बैकबोन था फर्स्ट पार्ट की। राकेश बेदी हालांकि वैसा रोल उतना बैकबोन नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस को बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर आपको दिखाते हैं और बड़ा उनके आने पर फिल्म के जो बहुत सारा जो फिल्म में वायलेंस है, बहुत सारा टेंशन है, जो लंबे लंबे सीन है, उन चीजों को ब्रेक करते हैं राकेश बेदी और थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देते हैं। उनको पर्दे पर देखकर आपको अच्छा लगता है और वही एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जब वो पर्दे पर आते हैं तो आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती, क्योंकि वो कोई ना कोई बात इस तरह से बोलते हैं। उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है और लास्ट में एक ट्विस्ट भी है उनका, तो ट्विस्ट तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या ट्विस्ट है। तो राकेश बेदी आपको याद रह जाते हैं इस फिल्म के बाद में। और मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 में अगर कोई कलाकार जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्या इसके सीन जरूर देखना, वो है राकेश बेदी। संजय दत्त जिस तरह से फर्स्ट हाफ में थे उसी तरह से सेकंड में है, थोड़े से ज्यादा एक्शन में है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन मुझे लगा कि उनका रोल जो है कुछ और मतलब ज्यादा होना चाहिए, उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी। उनकी लेंथ जो है इस फिल्म में हमको कम नजर आती है। ऐसा लगता है कि संजय दत्त को पर्दे पर और दिखाया जाना चाहिए था, कुछ और सीन उनके हिस्से में होने चाहिए थे। अर्जुन रामपाल, जैसे मैंने कहा कि संजय दत्त जब फिल्म में नहीं रहते हैं तो उसके बाद अर्जुन रामपाल के जो रोल की लेंथ है वो हमको दिखाई पड़ती है।
एक कैरेक्टर और है, बल्कि दो कैरेक्टर हैं जो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं लेकिन आपको याद रह जाते हैं। एक कैरेक्टर आता है ब्रिगेडियर जहांगीर, ये पाकिस्तानी है और ये मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल का पिता है, और ये उसको लकवा मार गया उसके शरीर के एक हिस्से को, और शराब पीता रहता है, और वो अपने बेटे को मतलब मेजर इकबाल को खूब गालियां देता है। मतलब इतनी गालियां देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बल्कि उसकी मैं क्या बात कहूं, जितने कलाकार हैं फिल्म में जबरदस्त गालियां देते हैं। मतलब आपने सुनी नहीं होंगी इतनी गाली किसी और फिल्म में, उतनी गालियां जो है इस फिल्म में है। अब हालांकि ये बात जो है कई लोगों को फिल्म से दूर भी कर सकती है, और करती, कई लोगों को फिल्म लगता भी शॉक वैल्यू जैसा शॉकिंग होता है, शॉक वैल्यू जो होती है वो उस तरह से, मतलब संजय दत्त का कैरेक्टर एक आध दे रहा है, पुलिस वाला है उसका कैरेक्टर ही उस तरह का, तो ठीक लगती है। लेकिन हर कैरेक्टर यहाँ पे गाली दे रहा है, और ऐसी मतलब ऐसी छोटी मोटी नहीं, मतलब माँ बहन के बड़ी वजनदार गालियां और बड़ी वजनदारी से दे रहा है। तो बहुत जगह तो सेंसर ने बीप करा दिया, बीप कराने के बावजूद शुरू से अंत तक गालियों की फुल भरमार है इस फिल्म में। तो अगर आपको गालियों से एलर्जी हो तो आप मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉल में मैं देख रहा था कि कोई पत्नी के साथ आया है, कोई जो लड़के लड़कियों के ग्रुप आए हैं तो दोस्त हैं उसमें, किसी की फैमिली भी आई है अगर सभी एडल्ट हैं उसमें, क्योंकि ये फिल्म 18+ है, तो इस चीज को भी नोट रखिएगा। तो बहुत ज्यादा गालियां हैं, और गालियों के साथ कुछ गंदे एक्शन भी है। जब गालियां दी जाती है तो बाकायदा कुछ मामलों में एक्शन के साथ दी गई है, तो कई बार बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनती है। तो संजय दत्त का कैरेक्टर मैंने आपको बताया। और दूसरा हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ब्रिगेडियर जहांगीर, तो भाई ये अपने लड़के को ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है कि आप सोच नहीं सकते, मतलब क्या क्या नहीं कहता है। और वो उसको बताता है कि मतलब हमने तुमको कैसा देश दिया था और तुमने इसको किस हाल में लाके पहुंचा दिया है। और वो हमेशा भारत के खिलाफ बातें करना, और भारत के खिलाफ जो वो बांग्लादेश की लड़ाई वो हारे थे उसका भी एक उसको फ्रस्ट्रेशन रहता है। लेकिन अब वो कहता है कि तुमने तो और ही खराब हालत में लाके पहुंचा दिया और तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, ये सारी चीजें। तो एक ये कैरेक्टर याद रहता है ब्रिगेडियर। दूसरा, इस फिल्म में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी का भी एक कैरेक्टर आया है। जैसे पिछली बार आपने जरदारी को देखा था, तो जरदारी जो है वो तो है इस फिल्म में, लेकिन जब उनकी पार्टी हारती है और नवाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ उस कैरेक्टर का नाम मैं ढूंढ नहीं पाया अभी, मतलब आप चौंक जाएंगे कि यार इस आदमी को कहां से लाए हैं, क्या इन्होंने नवाज शरीफ को लाके खड़ा कर दिया है। इतनी जबरदस्त रिजेम्बलेंस है, तो आपको हैरानी होती है, मतलब गजब की कास्टिंग है, मतलब इतनी परफेक्ट कास्टिंग की वो आपको हमेशा याद रहेगी। और मुझे नहीं लगता किसी बायोपिक फिल्मों में या इस तरह की जो रियल घटनाओं वाली फिल्में जो होती है हमने देखी है इस तरह की कास्टिंग, लगता है बिल्कुल कि नवाज शरीफ है। उसके चेहरे से, उसके उठना बैठना चलना बोलना तो चलिए उतना फिर भी नहीं, लेकिन वो जो चेहरा और बॉडी लैंग्वेज है वो तो अद्भुत कमाल की है। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो याद रहते हैं। अब हम बात करें रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह बहुत कमाल के लगे, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। मतलब चाहे उनका जो जसकीरत सिंह रांगी वाला रोल हो, जिसमें एक तरीके से अब किस तरह से उनके परिवार पर अत्याचार हुआ और किस तरह से वो बदला ले रहे हैं, और उनकी एज भी बहुत कम दिखती क्योंकि उसमें दाढ़ी मूछ नहीं है और बाल छोटे छोटे से हैं। और बताया गया कि ये जो जसकीरत है ये आर्मी में भर्ती हो गया था, मतलब आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, वहां जाना चाहता था, लेकिन अब उसकी फैमिली में हादसा हो गया तो वो लौट के आता है गाँव में। तो फिर क्या हुआ वो तो नहीं, लेकिन मतलब उन्होंने जो वो रोल किया है वो बहुत ही इंटेंस रोल है, जसकीरत वाला, बहुत बढ़िया लगे हैं। और फिर जब वो हमजा बन जाते हैं तो जैसा हमने लास्ट मतलब धुरंधर में देखा था वो ठीक उसी को कंटिन्यू करते हैं। और ठीक है, अच्छा आप कहेंगे उन्होंने मेहनत की है, लेकिन खासतौर पर जो जसकीरत वाला जो रोल है, और इसमें भी कुछ इमोशनल सीन उनके हिस्से आते हैं, कुछ एक्शन सीन भी ऐसे आए हैं जो आपको लगता है कि यार अच्छे हैं, लेकिन वायलेंस जैसा मैं कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त है। कई लोगों को वो उतनी वायलेंस अच्छी भी नहीं लग सकती। आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में इससे ज्यादा वायलेंट फिल्म आज तक नहीं बनी, ये गारंटी के तौर पे कहा जा सकता है। जिस तरह से खून खराबा दिखाया है, खून खराबा एक तो ये होता है कि चलिए मार दिया आदमी, मर गया, खून निकल गया, लेकिन वो मारने के जो तरीके, जो जो हथियार जो है इस्तेमाल किए हैं मारने के लिए, जिस तरह से उनको बनाया जाता है, जो पर्दे पर दिखाए गए हैं, मतलब आपको लगता है इतनी ब्रूटली मारा जा सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक बार मार दिया और मर गया आदमी, दो बार मार दिया मर गया, नहीं, गर्दन काटने का सीन है, गर्दन काट के फुटबॉल खेलने का सीन है सिर से, मतलब और मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, ये अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो जरूर जाइएगा इस फिल्म को देखने। तो राकेश बेदी का काम याद रहता है, अर्जुन रामपाल फॉर्म में आते हैं लेकिन लास्ट में आते हैं बहुत, लेकिन उनका वो जो, जैसे मैंने कहा कि उनके फादर का जो रोल है, जो
ब्रिगेडियर जहांगीर का, वो जब उनको खरी खोटी जली कटी सुनाता है, खूब गालियां देता है, उस वक्त भी अर्जुन रामपाल के चेहरे पर अच्छे एक्सप्रेशंस आए। तो वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। संजय दत्त थोड़ी देर के लिए ही एक तरीके से फर्स्ट हाफ में उनका प्रेजेंस जो है वो आपको याद रहता है। सारा अर्जुन नहीं के बराबर दिखती हैं, गालियों की भरमार है, वायलेंस खून खराबा भरमार है। आप सोचेंगे कि मतलब यार ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, तो ये कैरेक्टर और इन चीजों की बात है कि जो क्या क्या चीजें इस फिल्म में। अब इसके अलावा जो एक और चीज आप इस फिल्म के बीच में महसूस करेंगे, चल तो कहानी रही है, कहानी रही मतलब कि जो भी पाकिस्तान के साथ आपके इक्वेशन है, जिस तरह से उसके आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपने अपने स्पाई को भेजा है, फिर वहां पर वो क्या क्या चीजें करता है। लेकिन जैसे ये फिल्म बीच में आती है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो जाती है। पॉलिटिकल इस सेंस में होती है कि भारत में उसी दौर में लोकसभा के चुनाव होते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। बाकायदा वो स्क्रीन पर आते हैं, टीवी पर जो है स्क्रीन पर वो शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद का जो पूरा प्लॉट है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये जो नोटबंदी हुई थी उसको जस्टिफाई करने के लिए वो सारा प्लॉट है। क्योंकि आपने पिछली भी बार देखा था कि पाकिस्तान से नकली नोट छपकर जो है वो नेपाल के रास्ते आते हैं। उस पूरे ट्रैक का डिटेल यहाँ पर है और वो जो डिटेल जो है वो कनेक्शन आपके जाके नोटबंदी से जोड़ता है। तो आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से यहाँ पर ये फिल्म जो है एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह हो जाती है, जो आपको कुछ चीजें दिखाना और समझाना चाहती है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें, तो ये चीजें जो पिछली बार जो फिल्म थी धुरंधर, उसमें आदित्य धर इस चीज से बचे थे। क्योंकि पिछली बार फिल्म देखने के बाद सबने एक स्वर में उनकी तारीफ की थी और कहा था कि भले ही हम उनका जो इस फिल्म में उनकी जो पॉलिटिक्स है जो दिखा रहे हैं उससे आप सहमत ना हो, फिल्म से आप बिल्कुल सहमत होंगे, फिल्म बहुत बढ़िया बनाई है। इस बार उतनी ताकत से आप नहीं कह सकते हैं, इस बार उतनी फोर्सफुली ये नहीं कहा जा सकेगा कि यार आपने पॉलिटिक्स चाहे जो बताई हो, आपका पॉलिटिकल थॉट फिल्म के अंदर जो भी हो, लेकिन फिल्म बड़ी जबरदस्त है, ये बात नहीं कह पाएंगे। इसकी वजह है फिल्म जब शुरू होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जसकीरत की कहानी से शुरू होती है, फिर पाकिस्तान जाती है, लियारी जाती है, और फिर वो पूरा जो सफाया है रहमान डकैत और उसके प्रतिद्वंदी और उसकी फैमिली में कैसे कैसे चीजें चलती हुई जो है वो हमजा तक आती है। ये बहुत लेंदी है, ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की लेंथ का है, लंबे लंबे सीन है, लंबे लंबे चेज है, लंबी लंबी वायलेंस है। तो आपको लगता है कि अगर आप उस वायलेंस में एंगेज नहीं हुए, अगर आप उस चेज में जो उसका टेंशन है उसमें एंगेज नहीं हुए, तो आपको लगता है यार ये कहां ले जा रहा है, बहुत लंबा, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। तो फर्स्ट हाफ में 1 घंटा जो है आपको मैं कहूंगा कि बड़ा धीरज रखना पड़ेगा अगर आप उसकी वायलेंस के साथ एंगेज नहीं करते हैं तो। एक चीज, दूसरा, फिल्म 1 घंटे के बाद उस वक्त रफ्तार पकड़ती है। दरअसल धुरंधर 2 जो रफ्तार पकड़ती है वो यहीं से पकड़ती है, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े साहब का जिक्र बार बार जो है धुरंधर में आया था, और इस फिल्म की रिलीज से पहले भी हमने भी बातें की थी और पूरे मीडिया में थी, बड़े साहब कौन, बड़े साहब कौन, बड़े साहब कौन। वो इस फिल्म में आता है बड़े साहब कौन, और एकदम से नहीं दिखा दिया गया है। बड़े साहब का जो है फोन जो है वो अर्जुन रामपाल के पास आता है, मतलब मेजर इकबाल के पास में, कि बड़े साहब मिलना चाहते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा, रणवीर सिंह से भी कहता है चलो तुमको भी मिलवाते हैं। जो पॉलिटिशियन वाला राकेश बेदी का कैरेक्टर है वो भी जा रहा है, ये लोग जा रहे हैं रणवीर सिंह को मिलवाने के लिए भी ले जा रहे हैं उससे। वहां पे फिर धीरे धीरे डिस्क्लोज होता है। हालांकि अगर आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, या अगर आप दाऊद इब्राहिम की कहानी को उसके फरार हो जाने के बाद में कि वो पाकिस्तान के कराची में है, किस जगह पर है, कौन सी जगह है, तो वो जिस तरह से सीन आते जाते हैं वो सारा कुछ जो है आपको क्लियर हो जाता है कि ये वहीं ले जा रहा है। मगर फिर जब दाऊद इब्राहिम को पहली बार जब ये फिल्म दिखाती है, वो आपको थोड़ा सा शॉक दे सकता है। शॉक इसलिए दे सकता है क्योंकि अभी तक आप मीडिया में दाऊद इब्राहिम की जो तस्वीरें देखते आए हैं या जो पुराने वीडियो देखते हैं वो उसमें एकदम यंग है और बड़ा चश्मा वश्मा लगाया हुआ, वो डॉन की तरह दिखता है। लेकिन इस फिल्म में जो उसका सीन है जहां पर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बूढ़ा हो गया है, ये शौक देता है। लेकिन उसका कंट्रोल आईएसआई पे जबरदस्त है, ये फिल्म आपको बताती है। और वो अभी भी भारत को लेकर नफरत से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। और जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आती है, जब जो दाऊद वाला रोल आता है, बड़े साहब वाला, वो यूपी के चुनावों की बात करता है। भाजपा ने जो जीत हासिल की थी पहली, जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी, उसके बाद जो यूपी में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो किस तरह से वहां पर बीजेपी को मतलब हराने के लिए जो काला धन था, जो नकली नोट थे,
उसको मतलब पंप किए जाने की पूरी प्लानिंग थी। बताया गया कि भाई आईएसआई और दाऊद मिलके ये सारी चीज करते हैं और किस तरह से वो प्लान बनाता है और क्या होता है उसका वो आप फिल्म में देखिएगा। मैं आपको स्पॉइलर इसलिए नहीं था, वो एंगल वहां से जोड़ा गया है। और दाऊद इब्राहिम की नफरत पूरी दिखाई गई है, वो किस तरह से भारत से और किस तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स या जो सरकार है उससे नफरत करता है, किस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, ये सारा। तो ये जो बड़े साहब का कैरेक्टर जब धुरंधर 2 में आता है, वहां से ये फिल्म असली रफ्तार पकड़ती है और उसके बाद फिर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है अब कहानी जो है थोड़ा आगे बढ़ रही है। वरना इससे पहले जो है मामला काफी स्लो है। मतलब जैसे एक दो चीजें ही है, मतलब जैसे जसकीरत की कहानी है और पाकिस्तान में क्या हुआ रहमान डकैत के मरने के बाद, अब उसको बड़ा लेंथ दे दी गई यहाँ पे। लेकिन फिर जब बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर है, वहां से फिर चीजें चल पड़ती हैं और फिर आगे फिर कहानी ठीक है। लंबी फिल्म है, आपको समय लगेगा। जब आप फिल्म देखने जाएं तो मेंटली फ्री होके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा था कि फोन भी आते हैं हॉल में और आजकल लोग अटेंड करते हैं। ये भी एक अलग तरह की थोड़ी समस्या आ गई है कि सब लोग फिल्म देख रहे हैं और एक आदमी आपके बाजू में बैठ के जो है वो फोन अटेंड कर रहा है और लोग दो दो फोन भी रखते हैं। समस्या ये भी है। तो एक फोन में इधर लाइट जल रही है, दूसरा जो है वो बात किया जा रहा है, तो आप किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते। तो कम से कम आप अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि भाई फोन ऑन जो है वो ना ले जाएं थोड़ा, या तो उसको साइलेंट मोड पर डाल दें कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ये सारा मामला है इस फिल्म में। तो बीच में ये फिल्म पॉलिटिकल हो जाती है। उसके बाद जिस तरह से ये फिल्म आगे बढ़ती है तो कई जगह पर आपको ऐसा लगता है कि राइटर डायरेक्टर जो आदित्य धर है, जो शुरू में बहुत रियलिस्टिक चीजें बता रहे थे या जो बहुत डॉक्यूमेंटेड चीजें बता रहे थे, कुछ इस तरह की चीजें कर देते हैं, कह देते हैं, जो आपको लगता है कि ये तो सिर्फ फिक्शन है या हो सकता है। और अगर ये रियल है तो जैसा कि हमने डॉक्टर कुमार गणेश से बात की थी सोमवार को, और उन्होंने अपने प्रेडिक्शन में ये बात कही थी कि इस फिल्म पर कुछ केस भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में दो तीन ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों को भयंकर रूप से नाराज कर सकती है और आदित्य धर के खिलाफ जो है अदालत में लोग जा सकते हैं। अब क्योंकि मैं जैसे आपसे शुरू में ही कहा कि भाई फिल्म आप देखना चाहते हैं तो फिर इस रिव्यू को मत देखिए। हालांकि मैंने मिनिमम स्पॉइलर जैसे तो कोशिश की कि ना ही दूं, लेकिन स्टोरी लाइन की आपको बात करना पड़ेगी, क्योंकि फिल्म के बारे में कह रहा हूं तो फिल्म के अंदर से ही चीजें समझाना पड़ेगी। तो ओवरऑल ये मामला निकल के आता है कि पहली फिल्म जैसी थी धुरंधर, जिसको देखकर हमने कहा था कि इसकी पॉलिटिक्स से आप भले ही सहमत ना हो, लेकिन ये फिल्म के रूप में बहुत जबरदस्त है। स्पाई फिल्म के रूप में ये जो है ग्रामर को जो है वो चेंज करती है। दूसरी फिल्म के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। एक वजह उसकी यह है सबसे बड़ी कि उसकी लेंथ जरूरत से ज्यादा है। दूसरी चीज, कहानी का जो इस फिल्म का पोर्शन है वो पहली फिल्म के मुकाबले काफी वीक है। मतलब अगर लेंदी सीन्स को अगर ट्रिम करते चले जाएं तो ये भी हो सकता है कि आप इस फिल्म को कम से कम जो है पौन घंटे एडिट या कम से कम आधे घंटे तो एडिट कर ही डालेंगे, लेकिन सीन जो है खींचे गए हैं। तीसरी, बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ज्यादा। चौथा, डायलॉग्स के बीच बीच में इतनी सारी गालियां, बल्कि डायलॉग्स नहीं है बहुत जगह पे, तो जहां पर गुस्से में बात हो रही है, जहां पर फाइटिंग हो रही है, वहां वर्बल तो बात हो ही नहीं रही है, वो सिर्फ माँ बहन हो रही है बस। और जैसे मैंने बताया कि एक्शन के साथ हो रही है, तो कई बार आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे या अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या देख रहे हैं, अगर आपके उस तरह के रिश्ते नहीं है, उस तरह का खुलापन नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो है, लेकिन एक्टिंग के लेवल पे जैसे मैंने कहा कि रणवीर सिंह अपना काम करके ले गए हैं, लेकिन अक्षय खन्ना की कमी आपको इस पूरी फिल्म में खटकती है। अक्षय खन्ना ने धुरंधर जो फिल्म थी उसमें जिस तरह से शुरू से आखिर तक को बैकबोन की तरह थे और सब कुछ उनके आसपास था, मतलब उसमें रणवीर सिंह हीरो होने के बावजूद जो है अक्षय खन्ना छाए हुए थे। तो इस फिल्म में एक झलक है उनकी छोटी सी, अब क्या झलक है वो मैं आपको नहीं बताता हूँ, वो आप फिल्म में ही देखिएगा, लेकिन वो एक झलक है। आप कहेंगे यार ये भी क्या, मतलब नहीं दिखाते तो भी चल जाता, तो वो झलक है आप नाम मात्र के। लेकिन हाँ, अक्षय मेरे हिसाब से अगर शुरू में जो लेंथ जो बढ़ाई है उसमें एक बैक स्टोरी जहां पर फिल्म में आती है जो सिर्फ कह के बोल दी गई है, ऐसा मौका निकाला जा सकता था कि अक्षय को लेकर कुछ सीन जो है वह बन सकते थे। 2-3 सीन ही बनते, लेकिन एटलीस्ट उनके फैंस के लिए, या जिनका ये कहना था कि भाई अक्षय के बगैर तो बिल्कुल ही मजा नहीं आया, एटलीस्ट वो अक्षय को रिकॉल कर लेते इस फिल्म में। तो वो नहीं किया। डायरेक्टर की अपनी मर्जी है, डायरेक्टर का अपना विजन है, तो अक्षय की कमी खलती है। बहुत लाउड, बहुत वायलेंट हो जाती है, बहुत गालियां हैं फिल्म में। फिल्म में आपको कहीं भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा राकेश बेदी वाला जो पोर्शन है उसको छोड़कर, जो हल्का हल्का सा कॉमिक बीच बीच में कभी आते हैं। लेकिन फिल्म में एक हिस्सा ऐसा भी आता है सेकंड हाफ
जब आपको लगता है कि मामला जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का है और यहाँ पर राकेश बेदी का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, मगर कहानी वहां से इतना जबरदस्त वायलेंट टर्न लेती है कि लंबे अरसे तक राकेश बेदी गायब हो जाते हैं, और फिर आपको उस लंबे टेंस मोमेंट में, उस वायलेंट टाइम में जो है वो आपको याद आते हैं, अरे राकेश बेदी कहाँ चले गए, अचानक गायब हो गए, आखिरी में आते हैं, तो ठीक है आते हैं, वो बात सही है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि पहली फिल्म हमको जितनी पसंद आई थी कि मतलब आप उसको कह सकते थे कि यार आप इसकी पॉलिटिक्स से सहमत हो असहमत हो, फिल्म जबरदस्त है। आप ये बात जो है धुरंधर 2 के बारे में नहीं कह सकते हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी है, लेकिन जैसे पिछली बार एकदम अंडरटोन था ना मामला, बिल्कुल कि चल रही है पॉलिटिक्स लेकिन वो दिख नहीं रही है, और दिख भी रही है तो वो कहानी के साथ इस तरह से बुनी हुई है कि आपको लगता नहीं यार ये तो सही है, इसके बगैर बात नहीं बनती। मगर इस बार मामला पूरा एक्सपोज है, अलग से दिख रहा है, प्रोपेगेंडा एजेंडा आप कुछ भी कहिए उसको, वो पॉलिटिक्स एक तरफ झुक जाना, वो डायलॉग्स में भी दिख रही है, वो सीन्स में भी दिख रही है, और यही चीज जो होती है किसी भी फिल्म को जो है कमजोर करती है। तो आदित्य धर के साथ ये चीज जो है सेकंड पार्ट में हुई है। जैसे मेरे दिमाग में जो थॉट आया मैं आपको बताता हूँ। जब धुरंधर आई तो हमने उस फिल्म की तुलना जो है शोले से की, बिल्कुल ठीक है, शोले से भी बड़ी है कई मामलों में वो फिल्म, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे याद आया कि शोले के बाद रमेश सिप्पी ने जो दूसरी फिल्म बनाई वो बनाई शान, जिसको देखकर लोग अपना सरदर्द लेकर लौटे थे थिएटर से। लगभग उसी स्थिति में आदित्य धर भी पहुंचे। अगर उन्होंने शोले से ज्यादा हाइट की फिल्म एक अगर धुरंधर के रूप में बनाई तो उनका मैं कहूंगा जिस कैलिबर पर वो वहां खड़े हैं, तो धुरंधर 2 जो है वो उस कैलिबर पे नहीं ले जाते हैं, बहुत नीचे के लेवल पे उसको ले आते हैं। और जो चीजें उसमें छुपी हुई थी उनकी, जो उनकी आप पॉलिटिक्स कहिए या जो भी कहिए, जो कहना चाह रहे, यहाँ बड़े खुल के आ जाता है। और जैसी कोई चीज खुल के आती है ना वो अपनी अपील खो देती है, तो यहाँ अपील खो देते हैं यहाँ पे आदित्य धर जो है। ये थोड़ा सा उनके लिए आपको दुख होता है कि यार एक व्यक्ति ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई थी, लेकिन सेकंड वाली बात में तो पूरा एक्सपोज हो गया। अगर इसी अंडर करंट को वो मतलब इसी चीज को अंडर करंट में ले जाते और इस फिल्म को थोड़ा सा टाइट रखते एडिटिंग के मामले में, इस मोह में नहीं पड़ते कि अब पहली फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर है, तो मैं खूब जितना बोलूंगा सब लोग देख लेंगे, सब लोग सहमत हो जाएंगे, अगर उस चक्कर में नहीं पड़ते तो ये फिल्म भी मुझे लगता है कि उसका एक परफेक्ट सीक्वल तो जरूर होती। धुरंधर 2 को आप परफेक्ट सीक्वल नहीं बोल सकते हैं, सीक्वल है। जो बात उसने धुरंधर में कही थी, जो बात वो आगे बची हुई थी, जो सवालों के जवाब थे, वो सब मिलते हैं धुरंधर 2 में, कुछ भी नहीं छूटता है। लेकिन वो जो परफेक्ट सीक्वल की बात होती है वो धुरंधर 2 में नहीं है। और एक्टिंग सबकी अच्छी है, सबके मोमेंट्स हैं, जैसे रणवीर सिंह शुरू में ही फिल्म के छा जाते हैं, बाद में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। राकेश बेदी, संजय दत्त जितनी देर रहे वो मतलब जब पर्दे पे आते हैं तो जैसा आपको उन्होंने फर्स्ट हाफ में गुदगुदाया था, सेकंड हाफ में भी वो उसी फ्लो और उसी फॉर्म में नजर आते हैं। अर्जुन रामपाल से उम्मीदें बहुत थी। आर माधवन के भी हिस्से में कुछ सीन है, वो अपने कैरेक्टर की हाइट जो है इस फिल्म में बढ़ाते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि यहाँ डायरेक्टर की कमी मैं मानता हूँ, राइटर डायरेक्टर की। अगर उसने फर्स्ट पार्ट में किसी कैरेक्टर को स्टैब्लिश कर दिया था तो उसको सेकंड पार्ट में एक हाइट देनी चाहिए थी। तो जैसे आर माधवन के मामले में वो चुके हैं, अर्जुन रामपाल के मामले में वो चुके हैं, ये गड़बड़ियां हुई। जैसे सारा अर्जुन का कैरेक्टर दब ही गया, मतलब वो नजर ही नहीं आ रही है, आपको याद करना पड़ रहा है। पिक्चर को 1 घंटा हो रहा है, अभी तक सारा नहीं दिखी, कहाँ है, क्या पूरी तरह से गायब हो गई। और फिल्म में दिखी भी है तो मुश्किल से 2 या 3 सीन ऐसे होंगे जिसमें की प्रेजेंस जो है, और उसमें भी अभी मैं कहानी को लेके क्योंकि बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ स्पॉइलर्स की वजह से, कई और चीजें हम उन पर आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस फिल्म पर अभी बातें होती रहेगी, कल भी होगी, परसों भी, पूरा वीकेंड तक, और उसके बाद भी इसकी चर्चा होगी। अभी धुरंधर और धुरंधर 2 की भी चर्चा होगी। अक्षय खन्ना की कमी किस तरह से इस फिल्म में खली है उस पर भी हम अलग से बात कर सकते हैं। रणवीर सिंह एज एन एक्टर किस तरह से ग्रो करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म में, लेकिन एक होता है एक्स फैक्टर, ये बात है। और वो जो एक्स फैक्टर होता है ना, वही जो है किसी को थोड़ा सा आपको एक लेवल ऊंचा उठा देता है। फिर जैसे अक्षय खन्ना के मामले में, फिर जैसे राकेश बेदी के मामले में, इन लोगों के कैरेक्टर में वो चीज है, इन लोगों की एक्टिंग में वो चीज है, करते वो हो सकता है दूसरा कलाकार भी वही करे, लेकिन ये कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं उसके साथ कि फिर वो आपके अंदर आ जाता है। रणवीर सिंह मेहनत करते हुए दिखते हैं, की है उन्होंने, लेकिन जसकीरत वाले में तो वो छूट जाता है पीछे, लगता है कि ये बढ़िया ले गए। मगर ये जो दूसरा कैरेक्टर जब आता है हमजा वाला, वो थोड़ा सा जो है वो धुरंधर में जो था
उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पाता है, क्योंकि अब तो यहाँ बॉस हो गए ना। पहले वाले में तो चलिए अंडर में काम कर रहे थे, दो दो बॉस थे, सुन रहे थे, तब भी उनका कैरेक्टर निखर रहा था। मगर अब जबकि बॉस हो गए और जब सब कुछ उनके हाथ में है, पूरी पूरी कमान उनके हाथ में है, मिशन उनका खुला दे दिया गया है कि भाई अब आप जिसको चाहो मारो, जैसे चाहो मारो, सब आपके हाथ। वो फिर जो चीज एक्स फैक्टर निकल के आनी चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमी रह गई यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है फिल्म, अगर आपने जैसे धुरंधर देखी है तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, मैं कहूंगा। लेकिन जो चीजें हैं मैंने वो आपको बता दी है, वायलेंस है, गाली गलौच है, अक्षय खन्ना की कमी इस फिल्म में अखरती है, सारा अर्जुन नहीं के बराबर है, फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है, ओनली मेल एक तरीके से आप कह सकते हैं ये फिल्म जो है। तो कई ये सब चीजें हैं फिल्म, इसमें कहीं आपको ऐसे मोमेंट्स नहीं मिलेंगे, लाइट मोमेंट्स, म्यूजिक उस तरह से नहीं है जैसा पहले पार्ट में हमने देखा था। यहाँ पर आपको पुराने गाने मिलेंगे, जैसे तम्मा तम्मा लोगे, जो संजय दत्त जब होते हैं तो फिर वो तम्मा तम्मा लोगे चलता है, फिर लास्ट में और जब फिल्म खत्म होने वाली रहती है तो तिरछी टोपी वाले चलने लगता है। वो पुराने गाने, और एक आध दो पुराने गाने हैं। तो ये जो पुराने सुपरहिट गाने रहे हैं, जो आज भी कहीं बजे तो आपका ध्यान खींच लेते हैं, डायरेक्टर ने इनका इस्तेमाल किया बैकग्राउंड में। जो फाइटिंग सीन है या जो और भी एक्शन सीन है, चेज के सीन है, वो पुराने गाने आपको बांध कर रखते हैं। तो आप इसको समझदारी कह लीजिए डायरेक्टर की, क्योंकि अगर वो उतना म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करने जाता और वो नया बैकग्राउंड म्यूजिक पता नहीं किसी को अच्छा लगता नहीं लगता, बांधता नहीं बांधता, लेकिन यहाँ जब तम्मा तम्मा लोगे बज रहा होता है संजय दत्त के साथ में, तो आप एंगेज हो जाते हैं। एक तो संजय दत्त है और वो गाना बज रहा है। क्लाइमैक्स में जब आपका तिरछी टोपी वाले बजने लगता है तो आप एंगेज हो जाते हैं, तो तिरछी टोपी वाले भी चल रहा है और सीन, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, आपका फोकस एक जगह से, तो फिल्म को थोड़ा सा आगे बढ़ने का स्पेस मिल जाता है। तो चतुराई से काम तो किया है आदित्य धर ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा राइटिंग में इस बार चूके हैं, डायरेक्शन भी, क्योंकि फिल्म की लेंथ जो है जरूरत से ज्यादा लगती है, और वायलेंस और गालियां वगैरह। तो आप देखिएगा इस फिल्म को और आप बताइएगा। पिछली बार जैसा जादू नहीं है, लेकिन ठीक है, जादू देखना चाहिए, ये जो भी जादू है। और जिसमें कह रहा हूं कि अगली बार जो भी हम अभी इस फिल्म की आगे भी बातें करते रहेंगे अभी,